जी साथियों, नमस्कार। आज एसएसटी अर्थशास्त्र की क्लास में हम एक नया कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। नाम है मांग के नियम के अपवाद। यहां से भी बहुत क्वेश्चन उठते हैं। मांग के नियम के अपवाद। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था मांग का नियम। इस क्लास में हम जो पढ़ रहे हैं वो है मांग के नियम के अपवाद। क्या होता है अपवाद? इसको हम क्या लिखते हैं? एग्जेप्शंस। मांग के नियम की एग्जेप्शंस क्या है? किसे बोलते हैं मांग के नियम के अपवाद? यानी कि वो स्थितियां जब ये इक्वेशन आपकी प्रूव ना हो। हमने अभी तक ये पढ़ा कि प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। जब ये जो चीज है आपकी प्रूव ना हो, ऐसा इक्वेशन ना बने, तो उसको बोलते हैं मांग के नियम के अपवाद। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अब लेके चलते हैं इसके कौन कौन से उदाहरण हैं। तो एक पहले डेफिनेशंस लिख लेते हैं हम कि मांग के नियम के अपवाद का मतलब किससे लिया जाया है। वह स्थितियां जहां मांग का नियम ना हो। मांग के नियम के अपवाद कहलाते हैं। नियम लागू हो गया तो मांग का नियम है, और यदि नियम लागू नहीं होता, कुछ स्थिति ऐसी बनती है जब मांग का नियम लागू नहीं होता, उसको हम बोलते हैं मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद। तो ऐसी कौन सी स्थितियां हैं, ऐसे कौन सी पॉइंट्स है जहां मांग का नियम लागू नहीं होगा, इस क्लास में हम इसी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यह भी देखना कि जो मांग के अपवाद के दौरान जो आपका डिमांड कर्व बनता है, क्योंकि हमने यहां पे मांग को लिया था और यहां हमने कीमत को लिया था, इसके अंदर जो मांग कर्व बनता है बिल्कुल विपरीत बनता है। ये आप देखोगे कि पहले हमने जब क्लास में पढ़ा था कि जो मांग का जो नियम था, मांग का जो वक्र था, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, ऋणात्मक ढालू था, गिर रहा था। लेकिन यहां गिर नहीं रहा, यहां ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो इसको हम कौन से ढाल का बोलेंगे? इसके लिए हम जो शब्द यूज करेंगे वो उसका शब्द का नाम है घनात्मक ढालू। पॉजिटिव स्लोपिड, अपवर्ड स्लोप। इसको लिए हम दूसरा जो शब्द यूज कर सकते हैं कि देखो ये जो हिस्सा है हमारा बायां है और ये जो हिस्सा हमारा दायां है, तो हम बाएं से दाईं ओर जा रहे हैं लेकिन ऊपर की ओर। मांग वक्र में हमने क्या लिखा था? बाएं से दाईं ओर जा रहे थे गिरते हुए मांग के नियम में। लेकिन अब मांग वक्र जो बन रहा है आपका, वो कैसे बनता है? इसी के लिए शब्द यूज कर सकते हैं बाईं से दाईं ओर ऊपर की दिशा में। इसको अपवर्ड स्लोपिंग नाम देंगे हम, घनात्मक ढालू। मांग वक्र घनात्मक ढालू कब बनता है? मांग के नियम के अपवाद में। और मांग के नियम में क्या बनता है? ऋणात्मक ढालू, जिसका अध्ययन हमने पूर्व कक्षा में किया था। तो ये आपके लिए एक बार क्वेश्चन आ चुका है, मांग के नियम के अपवाद के दौरान मांग वक्र कैसा होता है। तो अब मांग वक्र हमारा घनात्मक ढालू होगा, जिसको हम बोल सकते हैं बाएं से दाईं और ऊपर की दिशा में। अब ऐसे कौन कौन से कारण हैं जब आपका मांग का नियम लागू नहीं होता? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आता है
वो एकमात्र ही है गिफिन। गिफिन गुड्स में, गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। गिफिन गुड्स, यहां आती है एक शब्द गिफिन गुड्स, और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह जाता है गिफिन गुड्स। सबसे पहली बात आती है कि गिफिन गुड्स को गिफिन क्यों कहा गया। तो गिफिन एक इकोनॉमिस्ट थे जिसने इस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग किया सबसे पहले, इसलिए इन वस्तुओं को हम गिफिन गुड्स के नाम से पुकारते हैं। तो इन पे मांग का नियम लागू नहीं होता। अब बात आती है कि गिफिन गुड्स किसे कहते हैं। ये एक टेक्निकली आंसर है, इसका कोई वर्डों में इसको रखना संभव नहीं है। तो गिफिन गुड्स किसे कहते हैं, उसका आंसर जो आता है हमारा, घनात्मक आय प्रभाव, जिसका घनात्मक आय प्रभाव बड़ा हो किससे, ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से। ये इसका आंसर है। अब ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर 3 से 4 बार पूछ चुका है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछ चुका है, और आपके लिए अहम बात ये आ जाती है कि 90% किताबें इसका आंसर गलत देती हैं। हिंदी मीडियम की लगभग 90% किताबें इसका आंसर गलत देती हैं। इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स है उसमें इसका आंसर सही मिलता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बुक्स है, आंसर सही मिलता है। अदरवाइज बहुत सी यूनिवर्सिटी भी राजस्थान की ऐसी है जो इसका आंसर गलत बताती है। तो आपके पास यदि कोई ऐसी गाइड है, आपके पास ऐसी कोई बुक है जिसमें यहां आय प्रभाव को ऋणात्मक बताते हैं, तो वो पूर्ण रूप से गलत है। आप इसमें बुक्स को मत देखना, इसी को ही फॉलो करना, और ये एक्यूरेट आंसर है। इसका टेक्निकल आंसर क्या हुआ गिफिन गुड्स का, वस्तुएं जिनका इनकम इफेक्ट तो पॉजिटिव होगा और सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन जो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है वो बड़ा होता है किससे, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट से। इसके ऊपर हम और भी चर्चा करेंगे। पहली बात हमने ये पढ़ा कि गिफिन गुड्स कौन सी होती है। तो गिफिन गुड्स ऐसी होती है जिसका इनकम इफेक्ट बहुत बड़ा होता है, किससे, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट से। साथ में इनकम इफेक्ट कौन सा होगा, घनात्मक होगा, जबकि सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कौन सा होगा, प्रतिस्थापन प्रभाव कौन सा होगा, ऋणात्मक होगा। इसके लिए मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट का यूज करके कई वस्तुओं की स्थिति हम उस चार्ट के द्वारा क्लियर करते हैं। तो पहले चार्ट के अंदर हम एक सामान्य वस्तु को लेके चलते हैं, सामान्य वस्तु को लेके चलते हैं। हम इसको उच्च कोटि की वस्तु भी कह सकते हैं, क्योंकि सामान्य वस्तु और उच्च कोटि की वस्तु पर सेम बात होती है। तो इसके हमारे पास 2 प्रभाव दिखाई देंगे, सामान्य वस्तुओं पर या उच्च कोटि की वस्तुओं पर 2 प्रभाव दिखाई देंगे। एक प्रभाव का नाम हम क्या बोलते हैं, आय प्रभाव, और एक का नाम हम बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इनकम प्रभाव 2 भागों में बढ़ जाता है। एक का भाग का नाम होता है आय प्रभाव और एक भाग का नाम होता है प्रतिस्थापन प्रभाव। तो सबसे पहले हम किस वस्तु की बात कर रहे हैं, आपके लिए सामान्य वस्तुओं। ये बात इन उच्च कोटि की वस्तुओं पर भी लागू होती है। तो यहां आय प्रभाव या प्रतिस्थापन प्रभाव, और यहां हम एक शब्द लिख सकते हैं संयुक्त प्रभाव। संयुक्त प्रभाव का मतलब इन दोनों प्रभावों का योग। और यहां मांग के नियम की बात आ जाएगी कि मांग का नियम लागू हुआ या नहीं हुआ। तो एक चार्ट, हम इस चार्ट की सहायता से इस चीज को सभी को करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते एग्जाम में, और बहुत से कंपटीशन एग्जाम में आ गया। नेट इकोनॉमिक्स का ऐसा कोई ईयर नहीं दिखता मुझे जिसमें इनसे रिलेटिव क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको हम बारीकी से, बढ़िया ढंग से, टेबल से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो वस्तु रखी वो कौन सी वस्तु रखी, सामान्य वस्तु।
यहां पर भी वही बात लागू होगी जो उच्च कोटि की वस्तुओं पर होती है, इसलिए सामान्य वस्तु और कुछ उच्च कोटि की वस्तुएं दोनों मैंने एक साथ रखी। तो सामान्य वस्तुओं के अंदर जो हमारा आय प्रभाव होता है वो होता है ऋणात्मक। आय प्रभाव कौन सा होगा? ऋणात्मक। इसका मतलब माइनस इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट माइनस में होता है। इनकम इफेक्ट किस में होता है? माइनस में। यहां ऋणात्मक का मतलब आप यूं ले कि प्राइस और डिमांड में जो रिलेशन बनता है वो नेगेटिव बनता है। ठीक। और इसको ज्यादा ऋणात्मक आय प्रभाव होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव भी हमेशा क्या होगा? इसके अंदर ऋणात्मक होता है। यह ध्यान रखने कि चाहे कोई भी गुड्स है, प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ही क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसका मतलब ऋणात्मक संबंध बनने का मतलब यह है कि प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होगी, किसके कारण? आय प्रभाव के कारण। और प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ेगी, किसके कारण? आय प्रभाव। आय प्रभाव ये चीज प्रकट करेगा, ऋणात्मक संबंध बनाएगा, किसके मध्य? आपकी कीमत और डिमांड के मध्य। और प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ही ऋणात्मक रहता है, तो ये भी ऑटोमेटिक यही संबंध बनाएगा। तो आप देखो कि इन दोनों का संयुक्त प्रभाव देखेंगे तो वही चीज ये बता रहा है, वही चीज ये बता रहा है, तो दोनों का जो संयुक्त प्रभाव है वो भी इसी चीज को प्रकट करेगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो संयुक्त प्रभाव है तो प्रतिस्थापन प्रभाव को आय प्रभाव बल देता है। बल देता का मतलब उसको सपोर्ट करता है। ये नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा था तो ये भी नेगेटिव दिखा रहा है, इसका मतलब इसने सपोर्ट की। भी हम 3-4 आदमी है, एक आदमी कह रहा है कि भाई उसकी कहीं लड़ाई हो जाती है तो वो दूसरे पे अपना दोष सिद्ध कर रहा है कि इसने गलत काम किया है, तो कोई दूसरा आदमी आकर भी यही कहे कि हाँ ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है, तो इसका मतलब उस बंदे को बल मिल गया, उसको पावर मिल गई, वैसा ही एक सपोर्ट मिल गया। तो यहां प्रतिस्थापन प्रभाव को सपोर्ट मिला। किसका सपोर्ट मिला? आय प्रभाव का। तो आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव को आय प्रभाव क्या दे रहा है? बल दे रहा है। या हम यूं भी लिख सकते हैं कि आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव को बल दे रहा है या उसको मजबूती प्रदान कर रहा है। तो फाइनली जो यहां पर भी नेगेटिव रिलेशन, यहां पर भी नेगेटिव रिलेशन, तो दोनों मिलके भी नेगेटिव ही रिलेशन बनाएंगे। तो जो हमारा तो दोनों का जो संयुक्त प्रभाव है वो भी क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, या जिसे हम ऋणात्मक भी कह सकते हैं। और जब नेगेटिव रिलेशन है तो हमारा मांग का नियम लागू होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं मांग का नियम लागू। तो मांग का नियम लागू होगा, कहां लागू होगा? सामान्य वस्तुओं में भी और उच्च कोटि की वस्तुओं में भी। सामान्य वस्तुओं का आय प्रभाव क्या रहेगा? ऋणात्मक। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या रहेगा? ऋणात्मक। संयुक्त प्रभाव भी क्या रहेगा? ऋणात्मक। और ऋणात्मक प्रभाव है तो मांग का नियम भी क्या रहेगा? लागू। हम दूसरी वस्तु के ऊपर बात करते हैं। तो इसके बाद तो दूसरी वस्तु हम निम्न कोटि, दूसरी वस्तु की बात कौन सी है? निम्न कोटि की वस्तु। दूसरी वस्तु कौन सी है? निम्न कोटि की वस्तु, जिसे हम निकृष्ट वस्तु के नाम से भी पुकारते हैं। इंफीरियर गुड्स भी हम कहते हैं। इनको हम हीन वस्तुएं भी कहते हैं। हीन मतलब घटिया, हम इसको घटिया वस्तुएं भी कहते हैं। तो कई नामों से इसको पुकारा जा सकता है, निकृष्ट, घटिया, निम्न। इंग्लिश में हम यदि बात करें तो इंफीरियर गुड्स के नाम से हम इसको पुकार सकते हैं। तो इनके संदर्भ में जो हमारा प्रभाव रहेगा, आय प्रभाव जो होता है वो घनात्मक हो जाता है, पॉजिटिव। आय प्रभाव हमारा पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव होता है तो वो जो ये चीज बता रहा है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ेगी और प्राइस घटने पर डिमांड भी घटेगी। तो पॉजिटिव रिलेशन बनती है कहां? जब हम बात करेंगे निम्न कोटि की।
और जब हम प्रतिस्थापन प्रभाव की बात करेंगे तो ये हमेशा ही आपका क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, ऋणात्मक ही रहेगा। ये हमेशा यही बताता रहेगा कि प्राइस बढ़ेंगे, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होंगे, डिमांड बढ़ेगी। तो इसके अंदर क्या हुआ, अब ये जो पार्ट है ऋणात्मक आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, और ये कौन सा है, धनात्मक। अब यहां पर ये चीज का ध्यान रखना है, संयुक्त प्रभाव को हम देखते हैं कि जो इनकम इफेक्ट जो हमारा दिया था वो कौन सा इनकम इफेक्ट है, यहां पे इनकम इफेक्ट हमारा यहां पॉजिटिव है, इनकम इफेक्ट हमारा यहां पॉजिटिव है। तो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, प्लस में है, और सब्स्टिट्यूट इफेक्ट हमारा क्या है, माइनस में। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है और सब्स्टिट्यूट इफेक्ट हमारा नेगेटिव है। प्रतिस्थापन प्रभाव हमारा ऋणात्मक है और आय प्रभाव हमारा धनात्मक है। बट ये ध्यान रखना कि इसके अंदर सब्स्टिट्यूट इफेक्ट बड़ा होता है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट बड़ा होता है। इसने कहा कि भाई माइनस है, और माइनस कितना है, 8 के बराबर। फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कितना है, 6 के बराबर। इसका मतलब जो नेगेटिव वाला पलड़ा है वो ज्यादा भारी है, कि कौन से पलड़े से, पॉजिटिव वाले पलड़े से। तो पॉजिटिव जितना है उतना यहां से कट हो जाएगा, तो फाइनली जो रिकॉर्ड रहेगा तो वो नेगेटिव का बच जाएगा, क्योंकि माइनस के 8 हैं, प्लस के 6 हैं, 6 प्लस के और 6 माइनस को कट कर देंगे, फिर भी 2 माइनस के बच जाएंगे, क्योंकि जो माइनस वाली चीज है वो बड़ी है। तो ये उसको कुछ हद तक कवर कर लेगा, पॉजिटिव इफेक्ट कुछ हद तक कवर कर लेगा, लेकिन पूरा नेगेटिव इफेक्ट कवर नहीं होता। तो फाइनल रिजल्ट क्या रहता है, इसके अंदर हम ये शब्द लिख सकते हैं कि आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव को कमजोर करता है। तो बिल्कुल क्लियर है, पहले तो बल दिया था, पहले तो उसको मजबूती दी थी उसने, क्योंकि वो खुद नेगेटिव था तो ये भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव बन गया, तो मजबूती दे दी थी। लेकिन अब यहां क्या है कि स्थान प्रतिस्थापन प्रभाव आपका नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव होने की बजाय ये तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव हो गया तो इसको दबाने लग गया ये। और लेकिन हमें यहां ये क्लियर है कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट है जो वो बड़ा है, नेगेटिव का पलड़ा ज्यादा है, किससे, पॉजिटिव के पलड़े से। तो पॉजिटिव पूर्ण रूप से नेगेटिव इफेक्ट को खत्म नहीं कर पाता, तो फाइनली कमजोर करता है, और अंत में कमजोर जरूर करता है, लेकिन फाइनली रिजल्ट क्या रहता है, नेगेटिव ही बचा रहता है। और नेगेटिव रिजल्ट है तो यहां पर भी क्या होगा, मांग का नियम लागू, क्योंकि हमने देखो 6 प्लस में है, और ये जो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है ये माइनस में है 8, तो प्लस के 6 और माइनस के 8 इनको कटिंग भी करेंगे, तो फाइनली रिजल्ट जो हमारे पास रहेगा माइनस के 2 बचेंगे। तो माइनस का आना हमें यह बताता है का मांग का नियम क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। तो ध्यान रखें कि निम्न कोटि के अंदर मांग का नियम लागू होता है। और लास्ट जो टेबल है, लास्ट जो अपने लिए वस्तु है, उसका हम जिक्र करते हैं, और उस वस्तु का नाम है, अभी हमने जिक्र किया गिफिन, उसका हम जिक्र करेंगे गिफिन वस्तु। तो गिफिन वस्तु कौन सी वस्तु होती है, अब उसके अंदर क्या चीज होगी, जो आय प्रभाव है ये धनात्मक है, बिल्कुल धनात्मक है, तो ये क्या दिखाएगा, प्राइस बढ़ेंगे, डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस घटेंगे, डिमांड भी घटेगी। कौन सा प्रभाव दिखा रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहा है। और ये जो है आपका प्रतिस्थापन प्रभाव, ये कौन सा प्रभाव दिखा रहा है, ये हमेशा ही नेगेटिव दिखाएगा, हमेशा ही ऋणात्मक दिखाएगा। ये फिक्स होता है, प्राइस बढ़ते हैं, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होंगे,
डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अब इसका नेचर और इसका नेचर अलग अलग है। अब ये इसको दबा देता है। इसमें क्या होता है कि जो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, संयुक्त प्रभाव के अंदर देखेंगे जो इनकम इफेक्ट है जो पॉजिटिव है ये बड़ा है किससे? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट से। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कौन सा है? नेगेटिव। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट नेगेटिव है। यहां पर भी सेम बात थी, थोड़ा सा अंतर है दोनों के अंदर, ध्यान से देखना, बारीकी वाली बात है। यहां इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट नेगेटिव, लेकिन बड़ा कौन सा है? नेगेटिव वाली चीज बड़ी है। तो फाइनली रिजल्ट में हमें क्या बचता है? नेगेटिव ही बचता है। तो इसलिए फाइनली रिजल्ट में हमें नेगेटिव ही बचता है। लेकिन यहां क्या है कि जो पॉजिटिव जो चीज है वो बड़ी है, इनकम इफेक्ट बड़ा हो जाता है। किससे? ऋणात्मक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। तो यहां हम ये चीज लिख देते हैं। तो इनकम इफेक्ट को हमने मान लिया 6 है प्लस में, और सब्स्टिट्यूट इफेक्ट माइनस में 4 है। तो भाई इसको जब हम कट करेंगे तो फाइनली रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा। फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा? पॉजिटिव। इसका मतलब आय प्रभाव जो है प्रतिस्थापन प्रभाव को पूर्ण रूप से दबा देता है, उसको नकार देता है। फाइनली जो हमें दिखाई देगा वो पॉजिटिव चीज दिखाई देगी। और जब पॉजिटिव चीज होगी इसका मतलब इनकम बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस घट रहे हैं डिमांड भी घट रही है। तो ये पॉजिटिव चीज हमें बता रही है कि प्राइस बढ़ रहे हैं, डिमांड भी बढ़ रही है, और प्राइस घट रहे हैं, डिमांड भी घट रही है। ऐसी स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होगा। ये जो टेबल है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको इस टॉपिक के लिए कहीं पर भी कोई बुक्स चेक नहीं करनी, क्योंकि बुक्स के अंदर सारा का सारा गलत दे रखा है। 90% किताबें इस पॉइंट पे गलत है। आप नेट में सर्च मारो तो आपको ये डिटेल मिल जाएगी। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक्स उठा लो, आपको ये डिटेल मिल जाएगी। आप फॉरेन की बुक्स उठा लो, आपको ये डिटेल मिल जाएगी। लेकिन जो हमारी गाइड्स हैं, हमारी लोकल हिंदी मीडियम की बुक्स हैं, वो इस संदर्भ में गलत बताती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर एग्जाम में ये पेट क्वेश्चन है। नेट के अंदर ये पेट क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये पेट क्वेश्चन है, एसएसटी के अंदर 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो इसको ध्यान से सुनो, पूरे चार्ट मैंने बनाकर इसको आपको कवर करने का प्रयास किया है। एक बात ध्यान रखना, प्रतिस्थापन प्रभाव कोई सी भी वस्तु हो, कोई सी भी वस्तु हो, प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ही क्या रहेगा? माइनस में रहेगा। तो प्रतिस्थापन प्रभाव कभी तय नहीं करता कि वस्तु कौन सी है। सारा दारोमदार किसके पास है? आय प्रभाव। बदलेगा कौन? आय प्रभाव। पहले में आय प्रभाव भी नेगेटिव है, इसलिए वो इसको सपोर्ट कर रहा है, इसका विरोध नहीं कर रहा, वो प्रतिस्थापन प्रभाव का सपोर्ट कर रहा है, उसको बल दे रहा है, उसको सहयोग दे रहा है। लेकिन दूसरे में हमने क्या देखा कि आय प्रभाव पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव था, उसके एंटी चला गया। एंटी इतना भी नहीं गया कि पूर्ण रूप से इसको खत्म ही कर दे, क्योंकि माइनस वाली चीज यदि हम 8 कहते हैं तो पॉजिटिव चीज 6 थी। फाइनली रिजल्ट माइनस का ही बचा, और जब माइनस का रिजल्ट बचता रहेगा तो आपका मांग का नियम भी लागू होता रहेगा। लेकिन थर्ड केस में देखे, गिफिन गुड्स के अंदर देखे, उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है इतना बड़ा हो गया कि उसने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को सारे को ही दबा दिया, और फाइनली जो डाटा निकला वो पॉजिटिव आ गया। और पॉजिटिव आ गया तो वहां मांग का नियम लागू नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्न में से किस पे मांग का नियम लागू होता है? तो हीन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। तो यही डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी। गिफिन गुड्स कौन सी है कि आय प्रभाव जो धनात्मक है वो बड़ा होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, क्योंकि ये जो चीज है पॉजिटिव है और ये जो चीज है नेगेटिव है, और नेगेटिव जो चीज है वो छोटी होती है किससे? पॉजिटिव से। पॉजिटिव क्या करता है? उसको खत्म करके फाइनली जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है, और जब भी फाइनली रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। और ये एकमात्र शुद्ध अपवाद है। बाकी जो अपवाद है उनको शुद्ध अपवाद नहीं माना जाता। तो गिफिन गुड्स के अंदर हम एक चीज और भी इंक्लूड कर सकते हैं, एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं। तो यह एकमात्र शुद्ध अपवाद है।
अपवाद कई बताते हैं, लेकिन जो मेन जो शुद्ध अपवाद है, एक ही अपवाद माना गया है, वो है गिफिन गुड्स। और इसको क्लियर करने के लिए मैंने ये सारा सिस्टम क्लियर किया है। आपको उच्च कोटि की वस्तु या सामान्य वस्तु का अध्ययन करवाया, आपको निम्न कोटि का अध्ययन करवाया और आपको गिफिन गुड्स का अध्ययन कराया। किसके संदर्भ में? आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव के संदर्भ में। जब हमने निकृष्ट और उच्च कोटि की वस्तुओं की परिभाषा की थी, वो आय प्रभाव, वो आय पे आधारित थी, वो आय प्रभाव नहीं था, वो आय पे आधारित थी। वहां जो पहली क्लास में हमने मांग को प्रभावित करने वाले घटक जो पढ़े थे, पहली क्लास में, पहली क्लास में, वहां लिखा था उपभोक्ता की आय मांग को प्रभावित करती है। वहां मैंने उच्च कोटि और निम्न कोटि का जिक्र किया था। वहां जो आय ली थी वो आय मौद्रिक आय थी, वास्तविक आय नहीं थी। और यहां जो आय प्रभाव है, ये वास्तविक आय प्रभाव होता, वास्तविक आय पे डिपेंडेंट होता है। तो वो चीज अलग है, ये चीज अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना। इस पूरी टेबल को ध्यान से रखना है। उम्मीद करता हूं कि एक क्वेश्चन आपको इस टेबल से जरूर मिलेगा। सामान्य वस्तु, उच्च कोटि की वस्तुओं का आय प्रभाव ऋणात्मक, निम्न कोटि का धनात्मक, गिफिन का धनात्मक। लेकिन दोनों के धनात्मक में फर्क है। यहां धनात्मक इतना ही है कि इससे छोटा है, और लेकिन यहां धनात्मक इससे बड़ा है। यह हमेशा ऋणात्मक रहेगा। ये संयुक्त प्रभाव और ये मांग का नियम लागू होने की स्थिति या लागू ना होने की स्थिति। इस प्रकार से ये टेबल कंप्लीट हुई। पहला प्रभाव कंप्लीट होता है, उसका नाम है, पहला अपवाद कंप्लीट होता है जिसका नाम है गिफिन गुड्स। और दूसरे पे ऊपर चलते हैं हम। दूसरा वेवलन प्रभाव। वेवलन प्रभाव, क्योंकि इसको वेवलन नाम के शास्त्री ने प्रकट किया था, विचारधारा वेवलन की थी, इसलिए इसका नाम वेवलन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ये इसका दूसरा प्रभाव मान सकते हैं। इसको हम प्रदर्शन प्रभाव, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया था और मैंने आपको जिक्र भी किया था पिछली क्लास में कि मांग वक्र के ऋणात्मक होने का कारण नहीं है, ऐसा क्वेश्चन डालते हुए 3 पॉइंट वहां से लिए थे। आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, नए क्रेताओं का प्रवेश और चौथा ऑप्शन लिया था प्रदर्शन प्रभाव। प्रदर्शन प्रभाव वेवलन प्रभाव को ही कहते हैं। इसके कई नाम हैं। दिखावापन, इसको शानो शौकत का कह सकते हैं, शानो शौकत इफेक्ट, शानो शौकत, दिखावा करना, बनावटी, बनावटी उपभोग, जिसे हम बनावटी उपभोग भी कह सकते हैं। तो क्या चीज है, इसको हम समझे। यहां मांग का नियम लागू नहीं होता। ये एक ऐसे व्यक्ति की सोच को प्रकट करता है, एक ऐसे उपभोग को प्रकट करता है, एक ऐसे प्रदर्शन को प्रकट करता है तो दिखावे पे आधारित होता है। वो सोच क्या है? आदमी ये सोचता है, इस सोच से प्रेरित होता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ रहूं। प्रतिष्ठा प्रभाव भी इसको कह सकते हैं। प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं, प्रतिष्ठा मूलक वस्तुओं पर यह लागू होता है, प्रतिष्ठा मूलक वस्तुओं पर भी लागू होता है। इसको हम इस सोच को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि वो प्रतिष्ठा को अपने अहमता देता है कि मेरी समाज के अंदर प्रतिष्ठा हो। व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा को बनाना चाहता है। कैसे प्रतिष्ठा बनेगी? वो सोचता है कि मेरे पास ऐसा घर हो जो किसी के पास ना हो, मेरे पास ऐसी गाड़ी हो जो किसी के पास ना हो, मेरे पास ऐसा फोन हो जो किसी के पास ना हो। जैसे उसने कहा कि एप्पल प्रो फोन 14 लेके आया,
तो या एक कार का एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता है। क्या हुआ, इसका उदाहरण समझे फिर समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल इसका समझे, एक व्यक्ति अपने शहर के अंदर एक ऐसी कार लेके आया जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। 5 करोड़ रुपए एक कार परचेज करके आया। पूरे शहर के पास किसी के पास नहीं है वो गाड़ी, वो उसके पास है। अब जी वो अपने आप को प्रतिष्ठित महसूस करता है कि देखो जी ये गाड़ी किसी के पास नहीं है, मेरे पास है। अब क्या हुआ, उस गाड़ी के प्राइस क्या है, 5 करोड़। तो 5 करोड़ बहुत बड़ी रकम होने के कारण अमूमन कई लोग नहीं खरीद पाते, इतनी रेंज नहीं है। तो वो सर्वश्रेष्ठ या प्रतिष्ठा बना रही, उसकी एक लग्जरी फंड बना रहा। तो अब क्या हुआ, जो कार के मालिक हैं तो कार का जो प्राइस है वो गिरा दिया उन्होंने, क्योंकि कंपनी प्राइस गिराती है। कंपनी प्राइस इसलिए गिराती है ताकि उनकी सेल बढ़ सके, ग्राहक उनकी ओर आ सके। तो उसने क्या किया, इसका प्राइस घटाकर बहुत ज्यादा कम कर दिया, 1 करोड़ रुपए कर दिया। मान लीजिए 5 करोड़ से, या नहीं 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रख लो, 3 करोड़ ले लीजिए। प्राइस कितने कम करके कितने कर दिए, 3 करोड़। पहले कितने थे, 5 करोड़। तो प्राइस कम हुए, तो प्राइस तो कम हो गए। अब क्या हुआ, उस शहर के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो 5 करोड़ खर्च करने को तो तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे ही रेट 3 करोड़ आया तो बहुत से जानों ने भी इस कार को परचेज करना शुरू कर दिया। तो 10 लोगों ने, हमने पढ़ा 10 व्यक्तियों ने कार क्या कर दी, खरीद ली, क्रय कर ली। कार को क्या कर लिया, क्रय किया। होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसी कीमत घटी तो दूसरे लोग उसको खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब तक उसकी कीमत 5 करोड़ थी उसकी रेंज में नहीं थी उन लोगों की। जैसे ही 3 करोड़ रेट आए तो उनकी रेंज में आ गई, तो कहते हैं हम भी अफोर्ड कर सकते हैं, हम भी इसको खरीद सकते हैं। ऐसा उस शहर में कितने लोग मिले, 10 लोग, वो गाड़ी ले आए। अब जो व्यक्ति इस प्रतिष्ठा से जी रहा था कि पूरी शहर के अंदर ये गाड़ी किसी के पास नहीं है, तो अब उसके सामने क्या आ गई, वो गाड़ी आ चुकी है। कितने लोगों ने खरीद ली, 10 लोग। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, उस व्यक्ति के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं कि प्राइस कम होने के बावजूद भी वो भी अपनी मांग कम कर देगा, वो भी उस गाड़ी को बेच देगा, उसकी डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि अब ये प्रतिष्ठा रही नहीं। क्यों, प्रतिष्ठा तो मेरी तब बनती जब शहर में अकेला ही मैं इस गाड़ी पे घूमता, लेकिन अब तो शहर में 10-12 गाड़ियां घूम रही है। अब जी वो इस गाड़ी को तो सेल करेगा, वो कोई और बड़ी गाड़ी लेके आएगा, क्योंकि वो एक बीमारी से ग्रसित है, एक सोच से ग्रसित है, और वो सोच है प्रतिष्ठा, कि मैं सुपीरियर दिखूं। और इस गाड़ी की डिमांड वो क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसका मतलब गाड़ी की डिमांड उसने तब इसलिए की क्योंकि लोगों ने उसको खरीदा। लोगों ने उसको क्यों खरीदा, क्योंकि प्राइस कम हुए। तो इक्वेशन ये बनी कि यदि गाड़ी के प्राइस कम हो गए तो वो व्यक्ति, हम इस व्यक्ति की बात कर रहे हैं ऊपर वाले की, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, इसकी डिमांड को कम कर देगा। यहां स्टडी केवल इसी व्यक्ति की है, ए व्यक्ति की। ये जो 10 लोग खरीदते हैं इनकी स्टडी नहीं हम कर रहे, ये तो इनकी तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन हम डिमांड किसकी बात कर रहे हैं, ए व्यक्ति की। तो ए व्यक्ति अपनी मांग को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्यों कम कर देगा, क्योंकि भाई इसके रेट गिर गए तो बहुत से लोग इसको खरीद ले आए, और उसको लगा ये तो एक कॉमन गुड हो गई है, लग्जरी गुड नहीं है, मेरी प्रतिष्ठा इसमें तो कोई ज्यादा नहीं बनेगी। लोग कहेंगे कि ऐसी तो बहुत सी कारें घूम रही है, मैं कुछ ऐसी गाड़ी, किसी और गाड़ी के ऊपर जाऊंगा जो मुझे इस प्रकार की प्रतिष्ठा दे दे। तो वो इस गाड़ी की डिमांड को क्या कर देगा, कम कर देगा या खत्म कर देगा, नीचे की ओर ले आएगा। तो यहां पर जो इक्वेशन बनी, प्राइस डाउन डिमांड डाउन, और जब प्राइस डाउन और डिमांड डाउन की कंडीशन बनती है तो पॉजिटिव चीज जब भी आ जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, मांग का नियम लागू नहीं होता, मांग का नियम लागू नहीं होता। तो कौन सी गुड्स पे मांग का नियम लागू नहीं होता, वेबलन गुड्स पे कह सकते हैं, इसको वेबलन प्रभाव भी बोल सकते हैं, इसके कई नाम हैं, प्रदर्शन प्रभाव की कह सकते हैं, दिखावापन कह सकते हैं कि वो लोगों को दिखाना चाहता है कि मेरे पास ऐसी गाड़ी है।
शानो शौकत, वो अपनी शानो शौकत को बरकरार रखना चाहता है, इसलिए वो हमेशा ऐसी चीज को अपनाना चाहता है जो किसी के पास ना हो, और यदि अन्य लोग उसको अपना लेते हैं तो वो उस चीज को त्यागना पसंद करता है कि मैं अभी इसका यूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यह वस्तु कॉमन हो चुकी है। यहां पर ऐसी सोच पे, ऐसी पॉइंट पे मांग का नियम लागू नहीं होता। इसको हम बोलते हैं प्रतिष्ठा मूलक वस्तुओं पर, इसको बोलते हैं प्रदर्शन प्रभाव को, दिखावेपन को, शानो शौकत को, और एक सबसे अच्छा जो नाम है इसका वो है वेबलन प्रभाव। और वेबलन प्रभाव इसलिए कहते हैं कि इस प्रभाव को उजागर जो किया था वो वेबलर ने किया था। ठीक, तो ये मांग के नियम का दूसरा अपवाद। मोटे रूप में देखे जाएं तो, टेक्निकली देखे जाएं तो ये दो ही हैं, और इसको भी ज्यादा एक्सटर्नलिटीज माना गया है, बाह्यता माना गया है, अपवाद की श्रेणी में कम रखा जाता है। फिर भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन की। शुद्ध जो स्वरूप है वो है गिवन गुड्स। इसके अलावा 2-4 पॉइंट और है, वो भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तीसरा जो है कि यदि युद्ध है, अकाल पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कोई महामारी, ऐसी बीमारी, ऐसी स्थितियां बनती है, आपात स्थितियां, जिसको हम एक शब्द में लिखे तो सारे कवर हो जाएं, आपात स्थितियां, यहां पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। यह भी मांग के नियम का अपवाद है। जैसा कि अभी हमने देखा है कि कोविड की कंडीशन हमारे सबके सामने रही। कोविड आया था, हमने देखा कोविड-19 के अंदर ये स्थितियां हमारे सामने स्पष्ट हुई। तो कोविड-19 एक महामारी है, तो कोविड-19 के अंदर भी मांग के नियम कई जगह लागू नहीं हुए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि एक नींबू की बात पे है, तो डॉक्टरों के जैसे स्टार्टिंग रिसर्च के अंदर एक एनालाइज किया गया कि जो व्यक्ति नींबू को का सेवन ज्यादा करेगा वो कोरोना के इफेक्ट से बच सकता है। तो नींबू के रेट क्या हो गए? आसमान छूने लगे। आपको सबको मालूम है 200 रुपए किलो तक नींबू के रेट चले गए। तो प्राइस नींबू की क्या होगी? बहुत ज्यादा हाई हो गई। नींबू के प्राइस क्या हो गए? बहुत ज्यादा हाई हो गए। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों ने ये स्टेटमेंट निकाल दी कि नींबू इस बीमारी के लिए को रोकने के लिए उपयोगी रहेगा। तो हर आदमी को अपने प्राणों से अपना प्रेम है, तो रेट क्या हो गए? बहुत ज्यादा कर दिए। दुकानदार को भी पता है कि लोग और कुछ खरीदे ना खरीदे, नींबू जरूर खरीदेंगे, तो उन्होंने नींबू के रेट प्राइस क्या कर दिए? बहुत ज्यादा हाई कर दिए। लेकिन प्राइस हाई होने के बावजूद भी लोगों ने इसकी डिमांड को कम नहीं किया। क्यों? क्योंकि हर आदमी बीमारी से बचना चाहता है। तो प्राइस के बढ़ने के बावजूद भी मांग बढ़ी। कारण? क्योंकि वो एक महामारी की स्थिति थी। इसी प्रकार युद्ध की स्थिति आ जाए, अकाल की स्थिति आ जाए, भूकंप की स्थिति आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए या मानव निर्मित आपदा आ जाए, कर्फ्यू लग जाए, तो ऐसी कंडीशनों में मांग का नियम लागू नहीं होता। आप देखोगे जैसे ये पॉजिटिव रिलेशन बनेगा तो मांग का नियम लागू नहीं है। तो मांग का नियम लागू नहीं। नंबर 4 की हम बात करते हैं, अगला पॉइंट। तो कई बार उपभोक्ता को नॉलेज नहीं होती, इसके कारण भी वो मांग का नियम लागू नहीं होता। उपभोक्ता की अज्ञानता, इग्नोरेंस। कई बार ग्राहक को हर वस्तु की नॉलेज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई वस्तु परचेज करने के लिए गया, लेकिन उस वस्तु के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। उदाहरण के लिए हम ले लें, मैं मार्केट में एसी परचेज करने के लिए गया, तो मुझे नहीं मालूम कौन से एसी कंपनी का एसी ज्यादा बेटर है, क्योंकि उपभोक्ता हर बात की नॉलेज रखे ये जरूरी नहीं है। अब जी दुकानदार ने मेरे को 5-7 मॉडल दिखाए। अब मैं खरीदना अच्छा चाहता हूं, तो अच्छा खरीदना चाहता हूं तो मैं ऐसी एक थिंकिंग धारण कर लेता हूं कि भाई जो मेरे को मॉडल दिखा रहे हैं, जो मुझे एसी दिखा रहे हैं, इसमें से जिसके प्राइस सबसे ज्यादा है, जिसके प्राइस सबसे ज्यादा है, वो चीज भी सुपीरियर होगी। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन उपभोक्ता को नॉलेज नहीं है इस बात का कि कौन सी चीज अच्छी है, तो वो अच्छी चीज खरीदने के लिए किस चीज को प्रेफर करता है, किसकी डिमांड ज्यादा कर लेता है?
वो जिसके प्राइस ज्यादा है वो उसी की डिमांड कर देता है, और इस भरम में कि शायद वो चीज ज्यादा अच्छी होगी, कारण क्योंकि उसके प्राइस क्या है, ज्यादा है। तो ये भी एक अपवाद का कारण बनता है, इसके ये भी मांग के नियम का एक अपवाद है। मेन यही है, इसके अलावा कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन मेन जो है इन दोनों में से गिफिन गुड्स सबसे इंपॉर्टेंट है, गिफिन गुड्स पे ही क्वेश्चन आने के चांसेस है। सेकंड वन हम बात करें तो वेबलन गुड्स या वेबलन प्रभाव के ऊपर भी है। उसके अलावा 2-4 स्थितियां ऐसी दी जाती हैं, उसके अंदर हम मांग के नियम की बात कर सकते हैं। और एक पॉइंट और भी लिखना चाहो तो आप लिख लो, अति अनिवार्य, अति अनिवार्य, अति अनिवार्य या अति आवश्यक वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। ये भी होता है। ये कौन सी होती, कैसे होती? मान लो अनाज की बात कर लो, अनाज हमारे लिए क्या है, अति अनिवार्य। हम अनाज को ना खाएं तो हम जीवित नहीं रह सकते। अनाज के रेट जितने मर्जी बढ़ जाएं, लेकिन हम उसके रेट मांग कम नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता है कि ये चीज बनेगी, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, वो तो इस बात के ऊपर गारंटी दे रहा है। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या कह रहा है कि ये 100% होगा। क्या 100% होगा? कीमत बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, ये लॉ ऑफ डिमांड कह रहा है। लेकिन ये ब्रेक हो जाता है कब? लेकिन जब अति अनिवार्य कंपलसरी गुड्स होती। जैसे एग्जांपल ले लो अपने, इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं, यहाँ एग्जांपल लिख सकते हैं। तो अनाज, गेहूं कह सकते हो, अनाज कह सकते हो, नमक कह सकते हो, इनके संदर्भ में। अब नमक का उदाहरण ले लीजिए। नमक का बहुत अच्छा उदाहरण मिल जाएगा आपको कि आपके प्राइस बढ़ गए, मान लो नमक के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए। नमक आज 15 रुपए 20 रुपए केजी है, तो मान लीजिए 200 रुपए केजी हो गया। तो क्या लॉ ऑफ डिमांड तो ये कह रहा है कि प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। तो क्या जो घर में आप सब्जी यूज करते हो तो उसके अंदर नमक की मात्रा कम कर दोगे? नहीं करोगे। इसी प्रकार अनाज के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए, आज जो गेहूं का आटा 30 रुपए किलो मिल रहा है वो हो सकता है 60 रुपए किलो मिलने लग जाए। तो 60 रुपए किलो मिलेगा तो क्या आप रोटी खाना कम कर दोगे? नहीं, आप उतनी ही अनाज खाओगे, उतना ही भोजन करोगे। तो इसका मतलब प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये हमारे जीवन जीने के लिए अति अनिवार्य है। ऐसी स्थितियों में भी मांग का नियम लागू नहीं होता। ये मांग के नियम के अपवाद है। आज की क्लास में किए कुछ मुख्य पॉइंट्स बचते हैं, कुछ विशेष, कुछ अन्य तथ्य जिसको हम कह सकते हैं, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो तथ्य है वो है व्युत्पन्न मांग। इसके बारे में हमने चर्चा नहीं रहेगी, और इसके बारे में हम अलग से किसी कंसेप्ट में नहीं आया। जो किसी कंसेप्ट में नहीं आया तो हम उसको अलग से कंसेप्ट कर लेते हैं। तो व्युत्पन्न मांग, इसको ड्राइव्ड डिमांड भी कहते हैं। क्या होता है ये व्युत्पन्न मांग, ड्राइव डिमांड, किस चीज को बोलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक एक पॉइंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये हम इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए जी, कई बार हम जिसकी डिमांड करते हैं वो डायरेक्टली डिमांडेड नहीं होता, वो ड्राइव्ड होता है किसी दूसरी डिमांड के तहत। तो इसको शब्दों में लिखता है तो क्लियर हो जाएगा। जब एक वस्तु की मांग इसलिए की जाती है, इसलिए की जाती है कि दूसरी वस्तु की मांग हुई है। समझेंगे अभी? इसके एग्जाम्पल पूछता है, इसके एग्जाम्पल पूछता है। पहला एग्जाम्पल है उत्पादन के साधनों की मांग। उत्पादन के साधनों की मांग। उत्पादन के साधन कौन से होते हैं? इजी समझना चाहो तो श्रमिक,
मजदूर, श्रमिक, मजदूर जिनके द्वारा उत्पादन होता है वो उत्पादन के साधन होते हैं। श्रमिकों की जो मांग है वो व्युत्पन्न मांग है। और दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है भवन निर्माण में व्युत्पन्न मांग है। ये दो एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पल पूछता है, क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी व्युत्पन्न मांग है। तो दो एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, एक श्रम की मांग जिसको हम बोलते हैं उत्पादन के साधनों की मांग, और दूसरी होती है आपकी व्युत्पन्न मांग जिसका मतलब होता है भवन निर्माण में व्युत्पन्न मांग होती है। अब समझे इस बात को। एक दुकान या फैक्ट्री का मालिक है, इस फैक्ट्री में एसी बनते हैं। एक दूसरी फैक्ट्री ने इसको 100 एसी का ऑर्डर किया, एक कंज्यूमर ने इसको 100 एसी का ऑर्डर किया। कितने का एसी का ऑर्डर दिया? 100। तो इस एक व्यक्ति ने 100 एसीओं की क्या रखी? मांग रखी। किसके समक्ष? इस दुकान के समक्ष या इस फैक्ट्री के समक्ष कि मुझे 100 एसी चाहिए और ये लीजिए आप उसकी एडवांस। तो डिमांड किसकी हुई? एसी की। अब ये क्या करेगा? अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ श्रमिकों की मांग करेगा, क्योंकि श्रमिक इसके पास क्या थे पहले? कम। तो श्रमिकों की मांग करेगा। तो जो श्रमिकों की मांग इसलिए हुई है क्योंकि ये एसी की मांग हुई है। यदि एसी की मांग ना होती तो इन श्रमिकों की मांग भी ना होती। तो इसका मतलब श्रमिकों की मांग जो उत्पन्न हुई है उसके पीछे एक दूसरी मांग रीजन है। तो यही हमने डेफिनेशन लिखा है, जब एक वस्तु की मांग इसलिए की जाती है कि दूसरी वस्तु की मांग हुई है। इसका मतलब यदि एसी की मांग हुई है तभी आपने श्रमिक की मांग की है। तो ये क्या हुआ? एक व्युत्पन्न मांग है। इसी प्रकार आप दूसरा उदाहरण ले सकते हो इसका, एक भवन निर्माण का, जो मैंने आपको कहा था कि आपको घर बनाना है, आपको घर की मांग है, लेकिन जैसे ही आप घर बनाने लगे तो मिस्त्री ने कहा आप सीमेंट लेके आओ, आप ईंटें लेके आओ। तो डिमांड तो आपकी घर की थी, लेकिन उस घर को बनाने के लिए दूसरी वस्तुओं की मांग जनरेट होगी, पैदा होगी। जब एक वस्तु की मांग दूसरी वस्तु की मांग को पैदा कर दे, उत्पन्न कर दे, उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न मांग। और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ड्राइव्ड डिमांड, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की मांग को ड्राइव्ड करे। ये आपको कई बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार नेट में खूब आया है। और ये जो पहला उदाहरण है इस पे ज्यादा पूछता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज रहती है व्युत्पन्न मांग किसे कहते हैं। उसके 4-5 ऑप्शन होते हैं, तो हमें इन दोनों ऑप्शनों में से टिक करके देखना है कौन सा है। होता क्या है, मैंने आपको समझाया कि जब एक मांग को दूसरी वस्तु की मांग क्रिएट करती है। देखो यहां फैक्ट्री के पास कौन आया? एक व्यक्ति आया और उसने 100 एसी की डिमांड की, तो ये मांग हुई। तो मांग जैसे ही इसके पास मिली, इसके पास एडवांस आया, तो इसको भी महसूस हुआ कि मैंने ऑर्डर बढ़ा देना है, तो कुछ लेबर और हायर कर लूं। तो इन्होंने मार्केट में जाके लेबर की डिमांड की कि आओ मेरी फैक्ट्री में जॉब करो। तो ये जो श्रमिकों की मांग है एक प्रकार की कौन सी डिमांड होगी? ड्राइव डिमांड होगी। इसके अलावा कुछ और कंसेप्ट हम चलते हैं। सामूहिक मांग, इसको हम कह सकते हैं कलेक्टिव डिमांड। इसका भी उदाहरण पूछता है कई बार। तो सामूहिक मांग कौन सी होती है, इसको भी हम पढ़ते हैं। एक वस्तु होती है, एक वस्तु अनेक उपयोग हेतु क्रय की जाए या मांगी जाए। यानी कि एक वस्तु होगी लेकिन उसके उपयोग क्या है? बहुत ज्यादा। इसके एग्जाम्पल हम जैसे लिखते हैं तो एग्जाम्पल बिजली लिख सकते हैं। तो आप देखो कि बिजली किसी एक उद्देश्य को लेकर हम बिजली का कनेक्शन नहीं लेते, उसके पीछे बहुत से उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य है कि घर में लाइट रहे,
घर में लाइट रहने के लिए हमें बिजली की जरूरत पड़ती है। दूसरा उद्देश्य हमारे घर के एसी कूलर चल सके, ठंडक मिल सके। तीसरा उद्देश्य होता है इलेक्ट्रिकल जो प्रोजेक्ट है वो चल सके, जैसे प्रेस होगी, फ्रिज होगी। तो एक बिजली के मल्टी यूज है। जब किसी एक वस्तु के मल्टी यूज होते हैं और उस मल्टी यूज को ध्यान में रखते हुए, उस पूरे सामूहिक उपयोग को ध्यान में रखते हुए हम मांग करते हैं, तो वो कौन सी मांग कहलाएगी? बिजली। एक बार कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है कि कोयले की मांग, तो कोयले की मांग जो है वो भी सामूहिक मांग की कैटेगरी में आती है, क्योंकि आज से यदि 10 साल 15 साल पहले देखा जाए तो कोयले के बहुत से यूज होते थे। घर में कोयला इसलिए भी लाया जाता था कि चूल्हा जलाया जा सके। घर में कोयला इसलिए भी लाया जा सकता था कि प्रेस किए जाए, कपड़े को प्रेस किया जाए। तो इसलिए कोयले के बहुत सारे उपयोग होते थे। तो इस प्रकार से ये दो फेमस उदाहरण हैं, एक बिजली का और एक कोयले की मांग का। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं कि हम किसी भी वस्तु की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका कोई एक उपयोग नहीं है, बल्कि बहुत सारे उपयोग है। उन बहुत सारे उपयोगों को ध्यान में रखते हुए हमने उसको सामूहिक ऑप्शन है, जो जो उपयोगों के तरीके हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए उसके समूह के अकॉर्डिंग उसको समूह बना के हमने मांग की, तो वो क्या कहलाएगी? सामूहिक मांग। इसी प्रकार एक और लास्ट अपना पॉइंट एक और जिक्र कर लेते हैं, बाजार मांग। बाजार मांग, बाजार मांग क्या होता है कि जनरल मांग क्या होती है कि एक व्यक्ति द्वारा मांगी गई मात्रा जनरल मांग है, और सारे व्यक्ति उसी एक वस्तु को जितना मांगते हैं वो बाजार मांग होती है। इसको टेबल समझ लेते हैं हम। ये देख लीजिए, ए व्यक्ति है, उसने डिमांड क्या की? ए व्यक्ति ने डिमांड क्या की? डिमांड, ए व्यक्ति ने जो डिमांड की वो 10 यूनिट। मान लीजिए किसी वस्तु की कितनी यूनिट डिमांड कर रहा है? वो 10 यूनिट। कोई भी एक वस्तु हो सकती है। डिमांड फॉर एक्स, एक्स वस्तु की डिमांड है। बी व्यक्ति ने जो डिमांड की वो 15 यूनिट। सी व्यक्ति ने जो डिमांड की वो 20 यूनिट। और मान लीजिए मार्केट के अंदर 3 ही लोग हैं, ए, बी और सी। तो बाजार मांग जो मार्केट डिमांड होगी, बाजार जो मांग होगी वो क्या होगी? ए प्लस बी प्लस सी। तो इट मीन्स उनकी डिमांड हो जाएगी आपकी 45 यूनिट। ये जो 45 यूनिट है ये बाजार मांग है। और ये जो ए व्यक्ति ने 10 यूनिट मांगी, ये कौन सी मांग कहलाएगी? व्यक्तिगत मांग। एक व्यक्ति द्वारा मांगी गई मात्रा व्यक्तिगत मांग है, सारे व्यक्ति द्वारा मांगी गई मात्रा बाजार मांग है, लेकिन इसमें वस्तु एक ही रहेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक वस्तु को बाजार के समस्त क्रेताओं द्वारा मांगी गई मात्रा को कहते हैं, मात्रा को बाजार मांग कहते हैं। ये 3 कंसेप्ट हमारे और कवर किए। तो पहला कंसेप्ट था हमारा व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग के अंदर क्या होता है? इसको ड्राइव डिमांड भी कहते हैं। तो ड्राइव डिमांड के अंदर क्या होता है कि एक वस्तु के कारण दूसरी वस्तु की मांग जनरेट होती है। जैसे हमने उत्पादन के साधनों की मांग और भवन निर्माण की बात की, भी हमारा तो कोई उद्देश्य नहीं, ये तो अपनी लेबल लगा के बैठा था। एक बड़ा ऑर्डर आया, एसी की डिमांड हुई, तो इस डिमांड के कारण उसने श्रमिकों की डिमांड की। तो जो श्रमिकों की डिमांड है वो बेस है इस मांग पे। यदि ये मांग ना होती तो श्रमिकों की मांग भी ना होती। तो इसका मतलब इसको ड्राइव किया गया, इसको व्युत्पन्न किया गया, क्रिएट किया गया है एक डिमांड के द्वारा दूसरी डिमांड को। इसी प्रकार भवन की हमारी डिमांड तो घर बनाना है, लेकिन जब हम घर बनाने लगते हैं तो हम मिस्त्री की मांग करते हैं। फिर मिस्त्री लेते हैं तो मिस्त्री आगे कहते हैं ईंटें लेके आओ, वो ईंटों की मांग होगी। सीमेंट लेके आओ, बजरी लेके आओ, सरिया लेके आओ, बहुत सी डिमांड है। बिजली की मिस्त्री के पास उसकी डिमांड हो जाती है, वो कहता है ये लेके आओ। तो बहुत सी डिमांडें इसलिए जनरेट होती है कि हमें घर की डिमांड है। तो भवन निर्माण के अंदर भी कौन सी मांग होती है? व्युत्पन्न। और फिर उसके बाद हमने ये चीज पढ़ी सामूहिक मांग। सामूहिक मांग के अंदर ध्यान दे, एक वस्तु लेकिन उसके उपयोग क्या है? अनेक। अनेक क्या है? उपयोग अनेक है।
उस वस्तु को हम कई जगह यूज कर सकते हैं। जैसे बिजली, बिजली से आप खाना बना सकते हो, यदि हीटर चलाते हो तो बिजली से खाना बन सकता है। बिजली से आप पानी को गर्म कर सकते हो, बिजली से आप घर को रोशन कर सकते हो, बिजली से आप हवा ले सकते हो, बिजली से आप मनोरंजन कर सकते हो, एलईडी एलसीडी चला सकते हो, वीडियो गेम खेल सकते हो। तो बिजली एक मल्टी यूजर प्रोडक्ट है। तो जहां मल्टी यूज होते हैं उसको हम सामूहिक मांग या कलेक्टिव डिमांड कहते हैं। और बाजार मांग, जिसको हम मार्केट डिमांड कह सकते हैं, मार्केट भी कह सकते हैं, मार्केट डिमांड, तो उसमें क्या है, एक वस्तु समस्त क्रेता, क्रेता अलग अलग है, व्यक्ति अलग अलग है, बहुत सारे व्यक्ति हैं। यहां उपयोग अनेक थे, यहां क्रेता अनेक है, दोनों में फर्क है। तो आज की क्लास में हमने मांग के नियम के अपवाद पढ़े। अपवाद में हमने सबसे अहम है गिफिन गुड्स, जिसके ऊपर हमने और गिफिन गुड्स की डेफिनेशन बताई। और पूरे अपवाद के अंदर जो मांग वक्र बनेगा वो गणात्मक ढालू बनेगा, जबकि मांग के नियम में जो मांग वक्र बनेगा वो ऋणात्मक ढालू बनता है, वो हम जिक्र कर चुके हैं। और गिफिन गुड्स किसको बोलते हैं, टेक्निकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यही पढ़ना है। और आपको बार बार इस बात को इंडिकेट कर रहा हूं कि आपके पास यदि कोई गाइड है, यदि कोई बुक्स है, 90% बुक्स गलत है। यहां वो ऋणात्मक आय प्रभाव दिखाती है, आपको ऋणात्मक नहीं पढ़ना। धनात्मक आय प्रभाव बड़ा होगा ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से। और इनको पूरे को कवर करने के लिए मैंने पूरी एक टेबल बनाई है। इस टेबल को ध्यान से एक बार पढ़े, यदि फिर भी समझ में नहीं आती तो एक बार और पढ़ ले, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है। उसके बाद वेबलन प्रभाव को हमने पढ़ा और प्रतिष्ठा का सारा एक कंसेप्ट इसको उदाहरण के द्वारा समझाया। और युद्ध अकाल की स्थिति में हमने कोविड की स्थिति में नींबू की स्थिति को लेकर चले, समझा। अज्ञानता में हम ये समझ बैठे कि जो जिसका रेट ज्यादा उसकी क्वालिटी भी अच्छी, तो इसलिए हम अच्छी वस्तु लेने के लिए, क्योंकि हमें नॉलेज तो है नहीं, अज्ञान है हम, तो हम हायर प्राइस को प्रेफरेंस देते हुए उसकी डिमांड कर बैठते हैं। तो रूल्स ये बन जाता है कि जिसकी प्राइस ज्यादा डिमांड ज्यादा। इसी प्रकार अनिवार्य है, जिसमें गेहूं, अनाज, हमने एग्जाम्पल लिखा है, नमक, इन पे भी मांग का नियम लागू नहीं होता। आज की क्लास में बस इतना ही, फिरते हैं अगली क्लास में, तब तक जय भारत।